नमस्कार। शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचार से। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कांवड़ यात्रा के मद्देनजर दुकानों, होटलों और रेस्टोरेंट्स के मालिकों को अपना नाम प्रदर्शित करने के आदेश के चलते सियासी विवाद खड़ा हो गया है। इस आदेश को धार्मिक ध्रुवीकरण के रूप में देखा जा रहा है, जहां विपक्षी पार्टियों ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। वहीं बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेताओं ने इस फैसले का समर्थन किया है। केंद्रीय मंत्री और बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने इस कदम का समर्थन करते हुए कहा कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। दुकान मालिकों के नाम प्रदर्शित करने से खरीदारों को अपनी पसंदीदा दुकानों का पता लगाने में मदद मिलेगी। इसे धार्मिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। मध्य प्रदेश के बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखकर राज्य में भी इसी तरह की नीति लागू करने की वकालत की है। उनका कहना है कि इससे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा और सेवा की गुणवत्ता में सुधार होगा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड सरकार से देवघर में श्रावण मेले के दौरान व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए नाम प्रदर्शन अनिवार्य करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि यह आदेश गैर भेदभावपूर्ण और संवैधानिक रूप से सही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता मिथुन अहिरवार ने इस मांग का विरोध करते हुए इसे नफरत की राजनीति करार दिया। उन्होंने कहा कि इससे दलित खाद्य विक्रेताओं पर प्रभाव होगा और अक्सर दलितों की ओर से बनाए गए खाने को लेकर पूर्वाग्रह से देखा जाता है। झारखंड कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने बीजेपी पर लोगों को बांटने के लिए धार्मिक राजनीति का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जेएमएम कांग्रेस आरजेडी की गठबंधन सरकार बीजेपी के विपरीत समावेशिता में विश्वास करती है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस निर्देश का समर्थन करते हुए विपक्ष पर विलुप्तीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आलोचना करने की बजाय विपक्ष को इसमें शामिल होना चाहिए और अपने पापों से खुद को मुक्त करना चाहिए। मौर्य ने कहा कि यह यात्रा करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं से जुड़ी है और विपक्ष की आलोचनाओं को तर्क और दूरदृष्टि की कमी बताया। कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों, होटलों और रेस्टोरेंट्स के मालिकों को नाम प्रदर्शित करने का आदेश एक विवादास्पद मुद्दा बन गया है, जहां बीजेपी और उसके सहयोगी दल इसे समर्थन दे रहे हैं और इसे गैर भेदभावपूर्ण मान रहे हैं। वहीं विपक्षी पार्टियां इसे धार्मिक ध्रुवीकरण और नफरत की राजनीति का हिस्सा मान रही हैं। इस विवाद ने सियासी पारा चढ़ा दिया है और यह देखना बाकी है कि यह मुद्दा आगे कैसे विकसित होता है। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ चल रहे छात्रों के हिंसक आंदोलन के कारण वहां के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इस स्थिति के मद्देनजर बांग्लादेश में पढ़ाई कर रहे भारतीय, नेपाली और भूटानी छात्र वापस अपने देश लौट रहे हैं। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने इन छात्रों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए बॉर्डर पर विशेष उपाय किए हैं और जवानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। विशेष सहायता डेस्क बीएसएफ ने बंगाल में भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर विभिन्न चेकपोस्टों आईसीपी पेट्रापोल, घोजाडांगा, एलसीएस गेदे और महादीपुर पर विशेष सहायता डेस्क स्थापित किए हैं। सुरक्षित वापसी अभी तक बीएसएफ ने 572 भारतीय छात्रों, 133 नेपाली छात्रों और 4 भूटानी छात्रों की सुरक्षित वापसी में मदद की है। चिकित्सा सहायता छात्रों की स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए चिकित्सा सहायता डेस्क भी स्थापित किए गए हैं। दस्तावेज सुधार किसी भी आवश्यक दस्तावेज में सुधार करने में भी मदद की जा रही है। बीएसएफ डीआईजी अमरीश कुमार आर्य ने बताया कि बीएसएफ बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश बीजीबी के साथ लगातार संपर्क में है। इस समन्वय के चलते रात के समय में भी छात्रों की सुरक्षित निकासी सुनिश्चित की जा रही है। इमिग्रेशन डेस्क 24/7 उत्तर 24 परगना जिले में आईसीपी पेट्रापोल में इमिग्रेशन डेस्क को 24 घंटे खुला रखा गया है। सीमा सुरक्षा बीएसएफ जवानों को आईसीपी पेट्रापोल सहित सभी चेकपोस्टों और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हाई अलर्ट पर रखा गया है, ताकि घुसपैठियों और अराजक तत्वों के अनधिकृत प्रवेश और सीमा पर अवैध गतिविधियों को रोका जा सके। छात्रों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता बीएसएफ अधिकारी ने बताया कि छात्रों की सुरक्षा और भलाई सर्वोच्च प्राथमिकता है और उनकी सुविधाओं के लिए भूमि सीमा चेकपोस्टों पर अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। बीएसएफ बीजीबी के साथ समन्वय में प्रत्येक छात्र की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। बांग्लादेश सरकार ने हिंसा और आगजनी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए स्थिति को नियंत्रित करने के लिए इंटरनेट सेवा को भी पूरी तरह से बंद कर दिया है। इस पूरे प्रयास से यह स्पष्ट है कि बीएसएफ और बीजीबी ने निकासी को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए एक मजबूत और सहयोगी दृष्टिकोण अपनाया है। नेपाली और भूटानी छात्रों को दी जा रही सहायता भी जरूरत के समय पड़ोसी देशों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों और एकजुटता को उजागर करती है। बांग्लादेश में वर्तमान में आरक्षण के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रधानमंत्री शेख हसीना के एक बयान ने इस हिंसा को बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा, स्वतंत्रता सेनानियों के बेटे पोते को आरक्षण नहीं मिलेगा तो क्या रजाकारों के पोतों को मिलेगा। इस बयान के बाद देश भर में
चल रहे विरोध प्रदर्शन हिंसक हो उठे। रजाकार बांग्लादेश में एक अत्यधिक अपमानजनक शब्द है जो बदनामी और विश्वासघात के इतिहास को दर्शाता है। यह शब्द 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान प्रमुखता से उभरा। उस समय बांग्लादेश, तब पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान सेना ने ईस्ट पाकिस्तानी वॉलंटियर फोर्स के नाम से कुछ मिलिशिया समूह बनाए। इन मिलिशियाओं का उद्देश्य था स्वतंत्रता संग्राम को दबाना और इनमें से 3 मुख्य मिलिशिया रजाकार, अल बद्र और अल शम्स थे। रजाकार मिलिशिया के सदस्य पाकिस्तान सेना के साथ मिलकर बंगालियों पर अत्याचार करते थे। इनमें नरसंहार, बलात्कार, प्रताड़ना और हत्याएं शामिल थी। रजाकार सेना ने पाक जनरल तिक्का खान के निर्देशों पर अपनों का ही खून बहाया था। इसलिए बांग्लादेश की आजादी के बाद रजाकार शब्द गद्दार के पर्यायवाची बन गया। बांग्लादेश की आजादी के बाद आरक्षण प्रणाली लागू की गई थी, जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों के लिए 30% आरक्षण शामिल था। हाल ही में बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने इस कोटे को घटाकर 5% कर दिया और सामान्य लोगों के लिए 93% आरक्षण रखा। इस फैसले के बाद विरोध प्रदर्शनों में और तेजी आ गई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को वित्त वर्ष 2024 से 25 का बजट पेश करेंगी। आज के समय महंगाई की रफ्तार जिस तेजी से बढ़ रही है, उस बीच सैलरीड लोगों को इस बजट से राहत की उम्मीद है। सेक्शन 80C के तहत वर्तमान में विभिन्न योजनाओं जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, EPF, PPF, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम, नेशनल पेंशन सिस्टम आदि में निवेश करने पर 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट मिलती है। मीडिया रिपोर्ट्स और प्री कंसल्टेशन मीटिंग्स के अनुसार इस बार सरकार इस छूट की सीमा को बढ़ाकर 2 से 3 लाख रुपए करने पर विचार कर सकती है। इससे देश के करोड़ों टैक्स पेयर्स को राहत मिलेगी और वे अपनी बचत को बढ़ा सकेंगे। सेक्शन 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स छूट मिलती है। वर्तमान में इस पर मिलने वाली छूट की सीमा में भी कई सालों से कोई बदलाव नहीं हुआ है। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की दरों में हर साल 10 से 25% की वृद्धि को देखते हुए सरकार इस छूट को दोगुना करने पर भी विचार कर सकती है। इन संभावित बदलावों का उद्देश्य महंगाई के दौर में सैलरीड लोगों को कुछ राहत प्रदान करना और उनकी बचत को बढ़ावा देना है। बजट पेश होने पर ही इन सभी संभावनाओं की पुष्टि हो सकेगी। खबरों में आज बस इतना ही। मिलते हैं कल फिर नए समाचार के साथ।